बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ चैनल के बेहद ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी फील्ड है, ट्रेंडिंग फील्ड है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो है रोल ऑफ IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है दोस्तों, वैसे वैसे जो है तरीका भी बदल रहा है। पहले एक ट्रेडिशनल वे होता था जिसे हम लोग कहते थे पेपर बेस्ड प्रोसेस। जब हम बैंक में जाते थे तो वहाँ पे हमें फॉर्म दिया जाता था, एक पेपर दिया जाता था, उस फॉर्म भरते थे, उसके बाद हमारा काम होता था। फॉर एग्जांपल हमें RTGS करना है, NEFT करना है, या खाता ओपन करना है, या कोई भी काम अगर बैंक में करना है तो आपको पेपर ज़रूर भरना पड़ता था, फॉर्म ज़रूर भरना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे IT का रोल शुरू हुआ तो बैंक ने भी इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये टेक्नोलॉजीज़ के सहारे नई नई स्कीम्स आने लगी, नए नए तरीके आने लगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा, मशीन लर्निंग जो लोग करते हैं उनका इस्तेमाल होने लगा, डाटा एनालिसिस जो होते हैं उनका यूज़ होने लगा। सो काफ़ी चीज़ें जो है धीरे धीरे बैंक भी अडॉप्ट करता गया और इसका तरीका कम्प्लीटली बदल गया। अब जब कम्प्लीटली बदल गया है तो अब बैंक को ज़रूरत है ऐसे बंदों की, ऐसे एक्सपर्ट की जो इस फील्ड में एजुकेशन हासिल करते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हो, जिनके पास स्किल होती है। अब आज इस प्रोग्राम में जब हम लोग बात कर रहे हैं रोल ऑफ IT इन बैंकिंग सेक्टर, तो हमारे पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो आपको बता सके कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको जॉब एक अच्छी मिल सकती है, कौन सी वो पढ़ाई होगी और वो कौन सी फील्ड होगी और वो कौन सा क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना है आगे बढ़ने के लिए। आज चैनल विन के स्टूडियो में बेहद ही ख़ास मेहमान हैं। तकरीबन 10 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, जिनका नाम है सैयद दिलशाद साहब। तो आइए शो पर उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ऑल वेल। यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई एंड थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आज ये चैनल विन से जी मैं अपने फ्रेंड्स को, न्यूली स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझे नहीं पता चली थी मेरे दौर में, आपके दौर में। ओके हाँ। बिल्कुल। तो उस टाइम पे लोग इतना ज़्यादा मतलब लोगों को गाइड भी नहीं करते थे और करेक्ट, लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते थे। लेकिन आज देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। हाँ, तो जब तक हम पता नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ करेक्ट। कंपटीशन भी है, प्लस आज ये है कि ये चीज़ मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों में। ओके। जो लोग कहीं कुछ हो जाते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज आ जाती है, कहीं पे कुछ चीज़ें अटेन कर लेते हैं, तो वो चाहते हैं वो और लोगों को भी हेल्प करें, बिल्कुल। वो लोगों को बताएं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, किसी ना किसी की वो चीज़ काम आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये जो पूरा का पूरा जो करियर रहा है, ये 10 साल का IT इंडस्ट्री में और बैंकिंग डोमेन में। तो मैं ये चाहता हूँ मैंने ये 10 सालों में जो भी सीखा इसको निचोड़ के 30 मिनट्स में लोगों को बता सकूँ। चलिए दैट्स ग्रेट। एक कोशिश हम लोग ये करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मालूमात आप तमाम तक पहुँचाई जाए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस दौर से आप गुजरे, 10 साल पहले की अगर बात करें तो ज़माना बिल्कुल ही अलग था, ठीक है। उस दौर की अगर मैं बात करूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से मतलब बुलंदियों की तरफ जा रही थी, ऊंचाइयों की तरफ जा रही थी, क्या उस टाइम से ही आपने सोच लिया था कि नहीं मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है और मुझे इस फील्ड में जाना है क्योंकि ये एक इमर्जिंग फील्ड है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? कैसे आप इस फील्ड में कैसे आए? मैंने बहुत पहले से ये सेट नहीं किया था इंजीनियरिंग किस में करना है। ओके। लेकिन मैंने ये सेट किया था इंजीनियरिंग करना है। ओके। मैंने लोकेशन बैरियर भी नहीं रखा था। मेरा इंजीनियरिंग में जब एडमिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ। ओके। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया तो मैंने सोचा दैट्स फाइन, इंजीनियरिंग तो मिल गई। 4 साल मैंने इंजीनियरिंग निकाले। बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, एवरेज पढ़ाई की मैंने। ओके। बाकी स्पोर्ट्स वो सब पे भी मैंने फोकस किया। उसके बाद जब मेरा बैचलर डिग्री कंप्लीट हुई, प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हुई। अच्छा, कंप्लीट होने के बाद क्या प्रॉब्लम? इंजीनियर्स का यही होता है, वो 4 साल उनके निकल जाते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं अब करना क्या है। यही चीज़ मेरे साथ भी हुई। 4 साल कंप्लीट हो गया। अब मैंने ये सोचा कि ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है वो IT का चल रहा है। ओके। अब मुझे IT में जाना चाहिए। नहीं तो कितने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ज्वाइन की और लोग उसी में करियर देख रहे थे, बट मैंने सोचा कि अब IT जंप करते हैं। ओके। लेकिन 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने के बाद
आईटी में जाना, बीच में एक वॉल होती है जिसको हम कहते हैं विदाउट एनी नॉलेज, नो नॉलेज वॉल, वहाँ से डायरेक्टली कैसे जाना है। अब इसके लिए मैंने एक कोर्स किया और ये कोर्स ने मुझे एक टेक्नोलॉजी, आईटी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो सब बताई और उसके बेस पे मैं आईटी इंडस्ट्री में एंटर हुआ। अब जब ये दरवाज़ा खुला और मैं एंटर हुआ, उसके बाद फिर यही हुआ कि मैंने समंदर में जंप किया और मैं स्विमिंग करते करते आगे बढ़ते चले गए। तो ये 10 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा होगा, मतलब फील्ड, क्योंकि अभी जब आप स्टार्टिंग में, जैसे आपने कहा कि आपने जो बीटेक किया था वो इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, फिर उसके बाद अचानक से आपने डिसाइड किया कि आप आईटी की तरफ जाएंगे और एक बहुत अच्छा आपने दिया कि नो नॉलेज वॉल। ठीक है, तो वो कौन से जो वॉल थे जिसको आपने बिल्ड किया, मतलब क्या कोर्स किया आपने? मैंने जो कोर्स किया था वो डेवलपमेंट का कोर्स किया था। लेकिन इसके बाद भी वेब डेवलपर, वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स था, वो मैंने किया। लेकिन इसमें भी एक सरप्राइज ये है कि मुझे प्लेसमेंट डेवलपमेंट में नहीं मिली, टेस्टिंग प्रोफाइल मिली। टेस्टिंग प्रोफाइल मतलब मैं यहाँ पे भी स्ट्रगल किया। कोर्स करने के बाद भी मैंने स्ट्रगल किया। मुझे वो रोल नहीं मिला जिसका मैंने पूरा का पूरा 6 महीने की पढ़ाई की। अब लेकिन मैंने एक चीज़ ये है कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसे ठुकराया नहीं कि कि ये क्या है, ये तो मेरा रोल नहीं है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद इन्फोसिस में मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहाँ पर मैं एज ए डेवलपर वहाँ पर ज्वाइन हो गया, अपॉइंट हो गया। तो ये एक चीज़ जो है, एक यहाँ पर एक चेंज आया, वो ये आया कि पहले टेस्टिंग की प्रोफाइल, उसके बाद डेवलपमेंट की प्रोफाइल, उसके बाद मैं वापस से आईबीएम में भी मैं काफ़ी टाइम दिया। वहाँ पर बीए की प्रोफाइल मिली, बिजनेस एनालिस्ट, प्योर फंक्शनल रोल, जहाँ पे प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ कहूँगा। पहला ये, अपॉर्चुनिटी को कभी ठुकराओ नहीं। रिलेटेड है कुछ, एक्सेप्ट कर लो। और सेकंड ये मैं कहूँगा, जो भी रोल मिलता है उसमें अपना बेस्ट दो। बेस्ट अगर देंगे, क्योंकि मेरे लिए हर एक रोल न्यू था। मुझे 3 से 6 महीना सीखने को लगा, उसके बाद मुझे आ गया। अभी करेंटली बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसमें आपका क्या है? क्योंकि आपने बताया कि एक छोटे से प्रोफाइल से आपने अपना करियर स्टार्ट किया, और अभी कौन सी प्रोफाइल पर आप वर्क कर रहे हैं? मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और यहाँ पर मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस हैंडल करता हूँ। वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट है, जो आजकल ट्रेंडिंग है। अभी इस पे डिटेल आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक में जो रिफॉर्म हुआ है, ये कब और कैसे हुआ जी? ये काफ़ी स्टार्ट में अगर हम बात करेंगे वो 90s की, मैं भी छोटा था तो ब्रांच में मैं भी गया हूँ। एक फॉर्म फिलअप करना है, फंड ट्रांसफ़र करना है, डिपॉजिट करना है। पहले सैलरी भी कैश में ही मिलती थी, हर एक चीज़ ब्रांच में जाके होता था। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रांच का ये है कि अपना मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, और बैंक ब्रांच का टाइमिंग 9:30, ऑफिस का भी टाइम 9:30। ब्रांच 3 बजे बंद, ऑफिस 6 बजे बंद। जाए तो जाए कब? जाए तो जाए। और जिस दिन टाइम निकाल के ब्रांच चले गए, आज की डेट में एक चीज़ तो बहुत आम है ब्रांच में, वो नहीं है लंच के बाद आएंगे। ये चीज़ बहुत आम हो गई है। अब जो कॉन्सेप्ट आया है बैंकिंग में, जिसको हम नियो बैंक कहते हैं। कौन सा बैंक? नियो बैंकिंग। नियो बैंक, नियो बैंकिंग जो है ये कम्प्लीटली डिजिटल बैंकिंग है। और मैं अपने फ्रेंड्स को इसमें करियर जो है, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब बाद में डिस्कस करूँगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कितने लोग देख रहा हूँ जो इसको यूज़ ही नहीं करते, वो डिजिटल बैंकिंग से बहुत दूर हैं। अभी तो हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, नॉर्मली हमारे पास ऐप वगैरह है, हम जी पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, कहीं पे भी गए हाँ भाई कितना हुआ, स्कैन किया, हाँ भाई, ये हम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम ऐप जो है, ऐप बैंकिंग का ऐप, वो बहुत कम यूज़ करते हैं। अब बैंकिंग का ऐप जो है वो लोग अभी ऑल इन वन इस टाइप का ऐप बना रहे हैं। अभी जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल में देखेंगे
SBI का योनो ऐप है। वो एक ऐसा ऐप है, यू ओनली नीड वन, ये उसका फुल फॉर्म है। अच्छा, यूनो सब कुछ उसी में है। तो अभी जिसके पास ऐप है उसको कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट, कुछ भी करना हुआ, ट्रांसफ़र करना हुआ, FD ओपन करना हुआ, हर एक चीज़ वो उसमें कर सकता है। इंश्योरेंस वगैरह हर एक चीज़ उसमें है। तो मैं आज के उन लोगों को, जो लोग बैंकिंग से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई किसी को पासवर्ड मिल गया तो सब कुछ चला गया, खाली हो जाएगा, ये डर तो है फ्रॉड और सिक्योरिटी का। तो आता हूँ मैं उस पर आता हूँ। तो ये जो डर है, इसकी वजह से लोग डिजिटल बैंकिंग यूज़ नहीं करते। एक तो डर है फ्रॉड का, और दूसरा डर है गवर्नमेंट के टैक्स का। लोग ऐसे डरते हैं जैसे कि डिजिटल बैंकिंग में कुछ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा मेरे पास कितना पैसा है। पैसा तो इतना नहीं है, बट फिर भी डरते हैं। हाँ। तो एक्चुअल में क्या है, अब तो 5-6 हज़ार भी ट्रांसफर करने डरते हैं, अरे भाई मत करो। तो यहाँ पर बस यही चीज़ है कि आजकल बैंक इतने सिक्योरिटी मेजर्स वो लोग ने स्टार्ट कर दिए हैं कि अभी ये सब में डरना नहीं है। ओके। अभी जैसे कि बैंक हर एक टाइम, उनकी वेबसाइट पे भी अगर हम जाएंगे तो साफ जो लिखा होता है कि आप OTP किसी को नहीं शेयर करिए, आप पासवर्ड किसी को नहीं शेयर करिए, बस। और क्या करना है, ये ऐप का हो गया। अब बात आती है ATM कार्ड की, तो डेबिट कार्ड में लिखा होता है अपना CVV किसी को नहीं शेयर करिए, कार्ड नंबर किसी को नहीं शेयर करिए। नहीं शेयर करना है किसी को, कैसे किसी को पता चलेगा? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको अगर हम ध्यान रखें तो वो ऐप से ही बहुत सारी चीज़ें हम कर। फ्रॉड तो मतलब देखा जा रहा है कि अगर ये सब ना भी बताओ तो भी कभी कभी ऐसा मैसेज आता है सुनने में। अभी फ्रॉड इसलिए होते हैं, जैसे कि मैंने एक ऐप में मैंने यूज़र नेम दिलशाद 123 डाला। अब फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, वो लोग को लगता है कि इसका नाम जो होगा, इसका यूज़र नेम जो होगा इसके नाम से ही होगा। दिलशाद 110, 112, 113 ऐसे ऐसे करके वो लोग बैकएंड में हिट मारते जाते हैं और उनको एक यूज़र नेम पे हिट हो जाता है। अच्छा। अब वो फ्रॉड कर जाते हैं। ये सब करते हैं। They use their brain। हाँ, वो हैं। वो भी अभी जैसे डेवलपर एक अपना टेक्निकल माइंड यूज़ करता है उसको डेवलप करने में, वैसे हैकर्स उसको अपना माइंड यूज़ करते हैं तोड़ने में। ओके। तो ये चीज़ चलती रहेगी उससे, लेकिन बचने का सिक्योरिटी तरीका सिक्योरिटी भी है। ओके। OTP वगैरह आता है, अगर मेरा कोई डेबिट ट्रांजेक्शन होता है तो OTP आता है, OTP से ही मैं सेफ हो जाऊंगा। और OTP आपके नंबर पे ही आता है, मेरे नंबर पे ही आएगा, क्योंकि मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो आपके ही नंबर पे आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जब भी हम लोग IT की बात करते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसा लगता है कि फील्ड बहुत बड़ी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होगा आपको। तो मतलब जो आजकल बच्चों के हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूँ, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। IT को अगर आपको डिफाइन करने के लिए मैं कहूँ तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक कस्टमरी जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जी। लेकिन आपके हिसाब से क्या? मैं एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है दी स्टडी टू मेक अ थिंग ईजी, प्रोसेस ईजी। ओके। उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो एक स्टडी है, वो एक आर्ट की स्टडी है। वो किसी चीज़ को टेक्नोलॉजी नहीं कहते, वो एक आर्ट को कहते हैं। अब उसमें इंफॉर्मेशन जुड़ गया। इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज़ हमें स्टोर करना, एक्सचेंज करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक फॉर्म बिल्डअप हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके। अब ये चीज़ अब हम अगर बैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं तो एक नया टर्म आ गया है, डिजिटल बैंकिंग। बैंक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिलन होके एक न्यू बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया। ओके। और ये चीज़ इतना बूम कर रहा है आज की डेट में कि बैंक ये सोचता है कि मुझे ब्रांच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो क्राउड है आज की डेट में पढ़ा लिखा हो गया है। आज की डेट में कोई किसी के पास टाइम नहीं है ब्रांच में जाने का, एक्सेप्ट कि जो या तो वो ओल्ड हैं या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो बहुत सिक्योरिटी के लिए या तो वो सिक्योरिटी। हाँ, ये एक चीज़ है जी। नहीं तो आजकल के लोग जो हैं वो प्रीफर करते हैं सारी चीज, सैलरी आती है अकाउंट में। हाँ। अब उसे कोई ये भी नहीं चाहता कि ATM से निकाले, सब यही चाहता है जीपे, फोन पे, काम हो जाता है। काम हो जाता है। यस। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर एक बच्चे को जो अभी 10th और 12th में है या पास कर चुका है, और आज के टाइम पे अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में आना है, और बैंकिंग में ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अकाउंट्स आना चाहिए इसलिए आप बैंकिंग में जाओगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज रखते हैं या उनके अंदर स्किल है या क्वालिफिकेशन है, वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। वो कैसे बने, करियर कैसे बनाना है, आप थोड़ा इसकी तरफ इशारा करें। जी। अभी लोग जैसे कि BCom करते हैं तो उनका यही थिंकिंग होता है कि हमने BCom किया है, अब तो हमें बैंक में जाना है। आई नो अकाउंट्स और ये सब जाना है। वो एक है
वो एक वर्टिकल है, जाने का। एक वे है। अब आजकल के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, कोड लिखते हैं, वो लोग बैंकिंग में कैसे आएँ, इस पे मैं थोड़ा सा बिल्कुल कुछ मैं सजेस्ट करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर अभी जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक MBA किया था, डिस्टेंस लर्निंग ही किया था। वो एक MBA करने के बाद वो मैंने बैंकिंग में किया, उससे मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि ये बैंकिंग है क्या। और उसके बाद मैंने बैंकिंग डोमेन को पकड़ लिया, वहाँ से मैं नहीं हटा। मैंने टेक्नोलॉजी जो थी वो अलग अलग देखी, रोल मैंने अलग अलग देखे, लेकिन मैंने बैंकिंग डोमेन नहीं छोड़ा। आज पूरा का पूरा 10 इयर्स मेरा बैंकिंग में। और इसमें मैं स्टूडेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा कि बैंकिंग के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लें, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो थियरी वो सब कुछ स्ट्रांग हो गया, अपनी जो टेक्निकल स्किल्स है उसको यूज़ करके डायरेक्टली बैंक में अप्लाई करें। आज की डेट में बैंक खुद की एक आर्मी खड़ी कर रहा है। पहले क्या होता था, लोग बड़े बड़े आईटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट जो दे देते थे, हमें ये डेवलप करके चाहिए, ये चाहिए, आज भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि एक एप्लीकेशन जो है कोई आईटी कंपनी से बनवा लिया, अब बैंक क्या चाहता है, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसमें छोटे छोटे चेंजेस के लिए मैं अपनी एक टीम बना लूँ। अब यहाँ पर ये सारे इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बैंक में। एक लर्निंग भी अच्छी होती है, प्लस उनको ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मिलती है, प्लस वो लोग डायरेक्टली चेक करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। तो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट, पूरी की पूरी चीज़ें वो लोग को वहीं से पता चल जाती है। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कि मतलब क्या क्या कैटेगरीज निकल कर आती है सामने बैंकिंग सेक्टर के लिए अभी इंफॉर्मेशन के साथ? अभी बैंकिंग में ये देखिए कि यहाँ पर अगर मैं करियर्स की बात करूँ तो स्टार्ट जो है एक फंक्शनल रोल होता है, जिसको हम BA बिजनेस एनालिस्ट का रोल बोलते हैं। अभी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है या कुछ भी नया प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक BA प्रोफाइल होती है जो रिक्वायरमेंट समझता है, वो रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से वो आगे एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें पूरा का पूरा ABCD लिखा होता है, और ये डॉक्यूमेंट साइन ऑफ होने के बाद वो आगे डेवलपमेंट टीम को जाता है। तो यहाँ पर 3-4 रोल तो मुझे सामने सामने दिख रहे हैं। एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल, उसके बाद एक होता है UI डिज़ाइनर। जब कोई नया ऐप बनता है, नया पेज बनता है, तो एक डमी बनाया जाता है, एक स्क्रीन कि कैसा दिखेगा, तो एक UI, उसको UX डिज़ाइनर बोलते हैं। यहाँ पर एक रोल ये, एक BA का रोल है, एक यहाँ पे PM का रोल है जो ऑलरेडी ये सारी रिक्वायरमेंट को समझ के आगे वो डेवलपर्स को देता है। इसके बाद एक आर्किटेक्ट का रोल है जो पूरी चीज़ें समझता है कि हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम ये चीज़ें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिजिबिलिटी चेक करता है। तो 4 रोल तो यहीं पे साफ है। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं 4 रोल मैं आपसे कह रहा हूँ, ये IT कंपनीज में हैं। अब ये सब बैंकिंग में भी हैं। अब आगे थोड़ा और आगे जाते हैं। अब सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, क्या बनाना है और कैसे बनाना है ये डिसाइड हो गया। अब करेगा कौन? वो है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम बस जो बोला गया है ऊपर से वो हमें करके देना है। वो लोग पूरा का पूरा डेवलपमेंट करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल जाता हूँ। डेवलपर्स बहुत टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे मैं सारी टाइप्स डिस्कस नहीं करूँगा। बैंकिंग के हिसाब से एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जिसको कुछ टेक्नोलॉजी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि फ्रंट एंड में कुछ ऐसे स्किल सेट्स हैं। HTML है, CSS है, JSP है, वो सब अगर जिसको आता है वो यहाँ पर फिट इजीली हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। एक होता है बैक एंड डेवलपर, जिसको बैक एंड का लॉजिक वो मोस्टली जावा में वो सब में लिखते हैं, वो जिसको पता है या जिसको वो स्किल है वो वहाँ पर फिट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं। एक एंड्रॉयड डेवलपर होता है। आज की डेट में जो फोन्स हैं, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वैसे ही एप्पल का भी iOS है। तो ये दोनों के अलग अलग डेवलपर्स हैं। तो जिसको इसमें थोड़ी सी स्किल है वो यहाँ पर जा सकता फिट हो जाएगा। ये सारे हो गए डेवलपर्स। एक और रोल है, वो है DBA, डेटाबेस एडमिन।
ओके। बैकएंड में डेटाबेस में कैसे लिखना है, उसका टेबल कैसे स्ट्रक्चर वो सब बनाना है, वो वहाँ पर वो फिट हो जाता है। ओके। ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट टीम। तो कम से कम 7, 8, 9, 10 कैटेगरी तो आपने ही बता दिया ऐसी है। हो गई। अब ओके। और थोड़ा सा आगे जाते हैं। हाँ। कुछ कैटेगरीज और हैं। एक इसके बाद टेस्टिंग होती है, डेवलपमेंट होने के बाद टेस्टिंग होती है। ओके। अब जो टेस्टिंग जो करता है उसको टेस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक रोल है टेस्टिंग का। ये सारी फील्ड जो आप बता रहे हैं ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत ये एक बात की है कि हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, हम अपने स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इतना स्मार्ट नहीं है कि कोई करियर डिसाइड कर सके अपना, या हम कोई फील्ड में ऐसा जा सके। तो मैं बच्चों के लिहाज से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को, जिस तरह से मैंने सवाल किया था इससे पहले भी, कि उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वो करियर नहीं ऑप्ट कर पा रहे हैं आईटी फील्ड में। आप देखिए बहुत नॉर्मल जॉब की तरफ भी जाएंगे, तो आपका क्या नज़रिया है, क्या सजेशंस है, क्या आइडिया है आप जो बच्चों को देना चाहेंगे यहाँ पर? जी, आजकल के बच्चे कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि सजेशन चारों डायरेक्शन से आ रहे हैं। राइट। घर के लोग भी कर रहे हैं, बाहर के लोग भी कर रहे हैं। जिसको कम नॉलेज है वो भी कर रहा है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो तो ऑब्वियसली कर ही रहा है। हाँ। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आईटी जो है एक, जैसे मैंने पहले कहा, एक समंदर है। तो इतनी बड़ी चीज़ों में एक चीज़ लेके चलना वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आज के बच्चों को। अभी जैसे कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारे पास में बैगेज होता है। अब हम ट्रेन में जाते हैं, उसका कोई वेट नहीं पूछता, बस में जाते हैं कोई वेट नहीं पूछता है, लेकिन फ़्लाइट में उसका वेट 15 kg से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो बस मैं कहना ये चाहूँगा कि ज़मीन पे अगर चलना है तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन अगर उड़ना है तो वहाँ पर बैगेज आपको हटाना पड़ेगा, या तो वो एक लिमिटेड रखना पड़ेगा। अब ये जो बैगेज है ये वही है सजेशन। यहाँ पर अगर आप आईटी में आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, कोई भी यहाँ पे चलेगा नहीं, वो उड़ेगा। आईटी एक ऐसी ट्रेंडिंग फील्ड है। अब यहाँ पे अगर उड़ना है तो इतने सारे जो सजेशन जो मुझे मिले हैं ये मुझे कम करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ, ये मुझे 15 kg तक आना पड़ेगा, और वहीं पे यहाँ पर उसी हिसाब से वो डिसाइड उसी करना है कि उसे क्या चीज़ ठीक लग रही है, वो कितना नॉलेज लेके फ्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर उड़ान भरना है। तो स्पेसिफिक चीज़ों से ही राय जो मशवरा सबसे लो। मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं जब एंट्रेंस इंजीनियरिंग का देने के लिए जब मैं गया था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही गया था। तो सब लोग थे, मेरे जो दोस्तों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों ऑप्ट किया था। ओके। और मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही लिया था, क्योंकि इसमें रूल होता है सीईटी में कि आप चारों का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा है उसमें चले जाना। तो मैंने ये सोचा था, अभी यहीं पर मैं यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है ट्रेंड के हिसाब से आगे बढ़ो, लेकिन इतना भी अपने आप को खुला जो है मत छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, और मैंने पीसीएम लिया, और जो मेरे साथ थे वो लोग ने पीसीएम भी लिया। अब मैंने फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में बायोलॉजी था जो मैंने ऑप्ट नहीं किया था। अब ये 1 घंटा मुझे मिला मैथ्स को रिवाइज़ करने के लिए, और ये 1 घंटा मैंने यूटिलाइज़ किया, और उसके बाद मेरा मैथ्स में एक अच्छा स्कोर भी बढ़ा। इसीलिए बढ़ा क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम के पहले थोड़ा रिवीजन हो जाए तो हेल्प हो जाती है। और कुछ लोगों ने, जो लोग ने कंटिन्यू सब किया, वो कंफ्यूज हो गए। सिर्फ 3 लोग ही इंजीनियरिंग में एडमिशन हो पाया था, कुछ 15-20 लोगों में से। आपके ग्रुप की? हाँ, मेरे ग्रुप से। उसमें सिर्फ 3 लोग का हुआ था, बाकी सब लोगों का नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने सोचा कि हम अगले बार फिर ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ें, तो बस मैं यही कहूँगा कि सजेशन राय सबकी लें, बट करें अपना है। मतलब एक्चुअली आपने सही कहा कि हम इतना ज़्यादा मतलब भार उठा चुके हैं मतलब इन्फॉर्मेशन का, कि हम सही डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। हम भटक रहे हैं कि कौन सी दिशा में हमें जाना है। अच्छा, ट्रेंडिंग का भी आपने एक इस्तेमाल किया था, तो इसी से मेरा एक सवाल भी है कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग डोमेन में इसका क्या रोल है, और कैसे, मतलब कौन सी ऐसी ट्रेंडिंग फील्ड है? जी, अभी बैंक में काफ़ी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेंड कर रही है। उसमें से मैं अब सारी तो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल 2-4 इशारे, बट जो इशारे में जो कुछ हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई जो है। जैसे कि आज की डेट में हम अगर
वेबसाइट पे या कोई भी कंपनी पे जाएं तो वहाँ पे चैटबॉट ये सब फीचर आ जाता है। कोई चैट के लिए नहीं है, वो एक रोबोट है, वो ऑटोमेटिक चैट कर रहा है। ये सारा एआई से वो लोग ने एक सिस्टम बना दिया है जैसे चैट जीपीटी। हाँ, ये सब जो है, ये सब जो टर्म है, हालांकि बहुत सारे जो है जॉब से निकाले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी, क्योंकि वो इतना सारा काम कर दे रहा है कि कंपनीज को लग रहा है कि अभी लोग नहीं चाहिए। अच्छा। तो ये सब भी एक इसका कॉन्स भी है। ओके। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एआई में आती हैं। इसमें भी आज की डेट में ये ट्रेंडिंग है। अभी एक चीज़ और है, अभी जैसे कि अभी मुझे कुछ लेना है, कुछ शॉपिंग करना है, तो मैंने गूगल पे डाला कि मुझे ये शॉपिंग करना है। अब मैं फेसबुक पे गया, वहाँ पे भी वही ऐड आ रहा है, ट्विटर पे भी वही ऐड आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी वही ऐड आ रहा है। तो ये लोग ने इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन कर दी है कि ऑडियंस, ये लोग को पता है कि इसको क्या चाहिए। ये सब वही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये लोग सेल्स भी प्रॉपर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा भी हो जाता है। जैसे कि अभी मुझे एक ट्रिमर चाहिए फिलिप्स का, तो मैं अगर मुझे हर जगह वही दिख रहा है तो ठीक है ना, मैं कहीं ना कहीं से एक मैं ले लूँगा। तो ये एआई हो गया। ओके। अब इसके बाद एक चीज़ और है जो आज की डेट में काफ़ी फेमस है, वो है ब्लॉकचेन। हालांकि ब्लॉकचेन पूरा कोर्स हो रहा है इसमें। हाँ, अभी ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा अभी नहीं हो पाया है, बट इसकी मैं बस छोटा सा डिटेल में ये सिंपल टर्म में बता देता हूँ कि ये है क्या। ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक रिकॉर्ड है पूरा, जिसमें हैश वैल्यू होती है और एक डेटा होता है। ओके। जैसे कि मैंने साजिद को कुछ ट्रांसफ़र किया, एक ब्लॉक बना और उनके उनका एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये डिटेल आ गई। अब इसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर हैकर्स जो है वो हार मान लेते हैं। अच्छा। ये इतना सिक्योरिटी के लिए स्ट्रांग है। बट इस पे अभी बात चल रही है कि इसको कैसे बैंक्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि आज की डेट में बैंक में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म लाना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक ये ब्लॉकचेन है। एक चीज़ और है, वो है डेटा साइंस। अब डेटा साइंस क्या है? आज की डेट में सारा का सारा जो खेल है वो डेटा का है। और डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को पढ़ना, डेटा के हिसाब से सही ऑडियंस को रीच आउट करना, ये पूरा का पूरा काम डेटा साइंस के अंदर। इसके अंदर एक छोटी एक और फील्ड है, डेटा एनालिस्ट। ओके। जो एक रोल होता है डेटा एनालिस्ट का, वो डेटा एनालाइज करता है, वो डेटा साइंस के अंदर आता है। ओके। और एक और मैं डिस्कस करूंगा जो ट्रेंडिंग है, वो है साइबर सिक्योरिटी। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंडिंग फील्ड जो हम लोग सुनते रहते हैं। पता नहीं आप सच बताएं है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि डर लगता है बैंकिंग ऐप को यूज करने में। जिस बैंक का साइबर सिक्योरिटी टीम स्ट्रांग है, उसका ऐप यूज करने में कोई डर नहीं है। ये सारा का सारा ये वो टीम पे डिसाइड करता है कि वो लोग कितने अच्छे से उस ऐप को सिक्योर करके रखते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी ब्रांच है जहां पर एक ऐप को, मैं ये बोलूं तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। एक ऐप के अंदर अलग अलग तरीके से, वहां पर जो इंजीनियर्स होते हैं वही फ्रॉडस्टर बन के ऐप का पोस्टमार्टम करते हैं कि किस तरीके से हम इसको हैक कर सकते हैं। तो यानी सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करना, फ्रॉड से प्रोटेक्ट करना, ये सब जो है ये सब साइबर सिक्योरिटी का सिक्योरिटी के अंदर। अभी जैसे कि मेरा जो फोन है, अब वो फोन में एक डेवलपर मोड होता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है अपने फ़ोन में। अच्छा। एंड्रॉयड में वो डेवलपर मोड अगर मैं ऑन करता हूँ तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिखते हैं जो थोड़े से टेक्निकल इन नेचर होते हैं, वो ये सब चीज़ उसके अंदर है। तो क्या ऑन करना है कि नहीं करना? आप डरा रहे हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन करके देख भी सकते हैं। ओके। बट वो ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो इस लाइन में है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये ऐप को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैकर्स तोड़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक बैंक का ऐप डाउनलोड किया, अब मैंने तो डाउनलोड कर लिया, अब उसको तोड़ना कैसे है? ये तो जो मोबाइल में इंस्टॉल्ड है उसके अंदर ही हो सकता है। अब उसने उस ऐप को तोड़ लिया तो उस ऐप का सारा कोड सब कुछ वो पढ़ लेगा। ये सब हैकर्स करते हैं। वही जैसे चाबी पहले लोग बनाते थे, अब जो है डिजिटल की लोग बना रहे हैं। तो बनने के लिए मतलब एक बैंक पूरा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करता है। अच्छा, ये जो आपने नाम लिया, जैसे ब्लॉकचेन आपने कहा और मशीन लर्निंग आपने कहा, डेटा एनालिस्ट कहा और एआई वगैरह, ये सब पूरे कोर्स हो रहे हैं, बैचलर डिग्री भी हो रही है।
तो ये सब फील्ड वाले ऐसा लगता था कि हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे पर बैंकिंग सेक्टर में नहीं आ सकते, पर इनका बैंकिंग सेक्टर की तरफ भी बहुत बड़ा रोल है। पूरा देखो, अब मैंने जो ये पूरी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बैंकिंग सेक्टर की ही कर रहा हूँ, हालांकि इसके रोल आउटसाइड भी हैं क्योंकि ये एक जेनरिक फील्ड है। बट मैं अभी फिलहाल फोकस बैंक को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बैंक में ही इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में रिस्की अगर कोई एप्लीकेशन है तो बैंक का एप्लीकेशन, उससे बड़ा रिस्की क्या हो सकता है। रिस्की भी है और डर भी है, जब चालू करो ना तो ऐसा लगता है कि मेरा पैसा कोई हालांकि कौन सा बटन दब जाए, क्या ब्लॉक हो जाए, और जो बचा कुचा 10,000 है वो जीरो ना हो जाए, वो भी जीरो तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है। खास हर जगह है बट बैंक में ज़्यादा है। और डेटा साइंस का भी यहाँ रोल बहुत है। तो जो स्टूडेंट्स अभी इंजीनियरिंग भी ये सब स्ट्रीम में आ चुकी है, बट अगर वो लोग आईटी में करते हैं तो एक छोटा कोर्स करके, अच्छा जैसे बीएससी आईटी हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सब भी कर सकते हैं। ये सब भी या बीसीए वाले, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इंजीनियर्स ही आईटी में आ सकते हैं। देयर आर अदर्स ब्रांचेस टू, बीकॉम आईटी, बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, ये सब आईटी इन नेचर है। एक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो क्या है, वो कुछ आईटी, उसको कुछ नहीं पता, वो आके आईटी में घुसा हुआ है और कोडिंग कर रहा है। उसने पढ़ाई की थी कि बिल्डिंग कैसे बनाना है और यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे जो बनाना है ये उसको आता है। तो यहाँ पर कोई रूल नहीं है, लेकिन ये है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ बीटेक ये लोग को ज़्यादा है, या बी प्लस MBA ये लोग को ज़्यादा है, और बीकॉम आईटी, बीएससी आईटी ये लोग थोड़ा स्ट्रगल करेंगे ग्रोथ में। बाकी तो ये लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। So it is like if I am holding a good degree, I'll get a good opportunity. ऐसा सिंपल है। ओके, तो यानी अगर हम बीटेक करने के बाद एमटेक करते हैं या MBA वगैरह करते हैं तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कि जैसे बोल सकते हैं ना कि रोल ऑफ ये टेक्नोलॉजी, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल रोल है बैंकिंग सेक्टर में और बहुत वाइटल रोल भी है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं उनको आप मोबाइल का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, सोशल मीडिया के लिए हो रहा है, रील्स के लिए हो रहा है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपने सोचा है कि कभी के उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे आईटी के लिहाज से, बैंकिंग का एक्सपीरियंस देखते हुए, व्हाट इज़ योर व्यू? जी, मैं यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर इफ़ दे आर स्टूडेंट्स, वो पढ़ रहे हैं, तो आज की डेट में बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं और वीडियो जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। तो वहाँ पर उस चीज़ों पे जाएं और एक डिसाइड कर लें कि कौन सा मॉड्यूल उन्हें पसंद है, किस पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ वो डिसाइड करें और उस पर वो अभी से ही टाइम देना स्टार्ट कर दें। अभी से ही, अगर वो 8 में है, 9th में है, 10th में, अभी से ही ध्यान देना स्टार्ट कर दें। और जो आगे बढ़ चुके हैं, जो लोग इंजीनियरिंग में हैं या जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, ये लोग जो है ये कोई कोर्स वगैरह है या कहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं और किस किस चीज़ में कर सकते हैं, क्या ट्रेंडिंग है, ये वो ट्रेंड के पीछे इस टाइम इन्हें पढ़ना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड अगर स्कूलिंग से ही अगर देखने लग गए ये ट्रेंड है तो आने वाले 5 साल के बाद वो ट्रेंड नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ट्रेंड जो है एंड में देखें, लेकिन वो मॉड्यूल, वो फील्ड वो पहले से ही देखना शुरू कर दें और ये सब चीज़ फ़ोन से ही होगी। फ़ोन का इसी में यूटिलाइज करें और भी चीज़ करें जो वो कुछ जो भी वो कर रहे हैं वो करें, लेकिन ये चीज़ भी वो ऐड कर दें। ओके, सो द बेस्ट वे कि आप मोबाइल को आप लर्निंग मशीन बना लीजिए अपनी और इसका सही से इस्तेमाल करें। आई गेस के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से और भी चीज़ें हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ये बहुत कम वक्त था जिसमें सैयद दिलशाद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आप तमाम तक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि जो आज हम लोग की गुफ्तगू थी और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे वो बहुत ज़बरदस्त रही और काफ़ी कुछ हमारे बच्चों को सीखने का मौका मिला है। तो आप तमाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे नाज़रीन की तरफ से, और इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो इसके हवाले से फिर फ्यूचर में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जाने से पहले पूछ लूँगा कि अगर कोई बंदा हेल्प चाहता है कि किस तरह से वो करियर बना सके, तो यू आर देयर टू हेल्प? हाँ, मैं ज़रूर, मैं आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूँगा और बस जाते जाते मैं यही कहूँगा, कोई भी चीज़ करने के लिए एक सही रास्ता है, एक आसान रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं।
अब जो आसान रास्ता है वो ज़रूरी नहीं कि वो सही होगा, और जो सही रास्ता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आसान होगा। तो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि होता ये है कि हम हमेशा यही सोचते हैं लेट्स डू इट इन अ इजी वे, और इजी वे देखते हैं और कर देते हैं। लेकिन हमेशा सही रास्ता देखना चाहिए, सही रास्ता देखना चाहिए, वो जैसा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी, इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया जी। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर आप तमाम से अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आईटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है, जो आज हमारी ज़िंदगी जिस तरह से बदल रही है उसका एक अहम रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। हर कदम पर हम नई चीज़ देखते हैं, नई चीज़ हमारे आंखों के सामने होती हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर इसमें आप अपना करियर बनाएंगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपके अंदर स्किल्स के साथ साथ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास आप कैपेबल नहीं है, स्किल्स नहीं है, आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, या आपके पास वो कोर्स नहीं है, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस फील्ड में करियर बनाना। लेकिन जैसे आज के प्रोग्राम में दिलशाद सैयद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं, अगर इन बातों को आप मद्देनज़र रखेंगे अपनी ज़िंदगी में तो शायद इस फील्ड में आप अपना करियर बनाने में आसान हो जाएंगे, कामयाबी हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9619667578 पर, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।